इस वीडियो में धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर धातु के बारे में विशेष जानकारी होगी, जिसमें उसके गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म आदि के बारे में देखेंगे और रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे। ठीक है, पहले चलते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। गुणधर्म यहाँ पर दो प्रकार के देखेंगे। पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए भौतिक गुणधर्म में पहला है धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना में समूह में अलग अलग सबसे आसान है। ठीक है, क्रिया देखिए धातुओं के रूप में यहाँ पर आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक को आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। यहाँ पर क्रियाकलाप की बात कर रहा है, तो इन सब धातुओं को इकट्ठा करने के बाद जो उपलब्ध होंगे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और बाकी चीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह सब धातु आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला गुणधर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब कोई धातु शुद्धतम रूप में होता है, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है, या फिर अगर वह अयस्क के रूप में नहीं है, तो उस समय उसकी जो सतह होती है वह चमकदार होती है। पहला गुण यह है कि धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक, और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि धात्विक चमक किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि धातु के शुद्धतम रूप, धातु की शुद्धतम रूप की अवस्था में, मतलब कोई मिलावट जब न हो, तो उस समय धातु की जो सतह होती है, ऊपरी जो आवरण होता है, वह चमकदार होती है। ठीक है, उसी चमकदार सतह को ही धात्विक चमक कहते हैं। जो चमक होती है धातु के अंदर, वो धात्विक चमक कहलाती है। ठीक, आगे देखें दूसरा गुणधर्म की यहाँ पर बात करें, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। पहला जो गुणधर्म की बात कर रहे थे, धात्विक चमक, धात्विक चमक की बात हो रही थी। दूसरा गुणधर्म है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती हैं, जिसमें पारा को छोड़कर। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी इसके अलावा सभी धातुएं लगभग कठोर होती हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है, वो इतना कटने योग्य होता है। ठीक है, प्रत्येक धातु की कठोरता, प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे लोहे की कठोरता अलग होती है, जिंक की अलग होती है, साथ ही साथ सोडियम की इतनी कठोरता होती है कि चाकू से काटा जा सकता है। और आगे देखें, तीसरा गुणधर्म की बात करें, तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आघात वर्धनता किसे कहते हैं। आघात वर्धनता किसे कहा जाता है, यह टिप्पणी के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आघात वर्धनता पूछा जाता है और तन्यता पूछा जाता है, इन सब के और धात्विक चमक के बारे में पूछा जाता है। तो इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब चादर बनने जैसी संरचना या चादर बनने की जो गुण होता है किसी धातु के अंदर, उस गुणधर्म को हम आघात वर्धनता कहते हैं। मतलब धातु के धात्विक चमक वाला एक गुण होता है, दूसरा गुण धातु कठोर होती है, तीसरा है कि किसी भी धातु को चादर जैसी संरचना में बदला जा सकता है, और चौथी गुणधर्म के बारे में बात करें कि धातु को पतले तार के रूप में खींच करके
बनाया जा सकता है, किसी भी धातु को पतला तार बनाया जा सकता है खींच करके, या कोई भी बल दे करके उसके रूप में बदला, किसी भी रूप में बदला जा सकता है। तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। मतलब तन्यता का मतलब होता है कि तार के रूप में आकृति देना। तन्यता मतलब तानना, लगभग नाम मैच कर रहा है। तानना मतलब किसी भी धातु को तान करके तार जैसी संरचना बनाना ही तन्यता कहलाता है। आघात वर्जनता का मतलब होता है कि चादर जैसी संरचना, पीट करके चादर जैसी संरचना, तवा जैसी संरचना बनाना वाले गुण को आघात वर्जनता कहलाता है। कोई भी धातु कठोर होती है, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, जिसमें पारा को छोड़ करके पारा दौर अवस्था में पाया जाता है। और गुणधर्म है धात्विक चमक, सभी धातुओं के अंदर शुद्धतम रूप में चमक होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 ग्राम सोने से, केवल 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना? बहुत कम वजन से, बहुत कम मात्रा में सोने के पदार्थ से, सोना धातु से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोने की जो तन्यता होती है और आघात वर्जनता होती है वो सबसे अधिक होती है। मतलब सोने को सबसे ज़्यादा पीट करके पतला बनाया जा सकता है और तान करके सबसे ज़्यादा लंबा बनाया जा सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण वस्तुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। यह धातु का विशेष गुण होता है। ठीक है। जिसके मदद से हम धातु की आकार आकृति में बदलाव करके अनेक वस्तुओं का रूप धारण कर दे देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि धातु ऊष्मा का सुचालक है। धातु का यह अगला गुण है कि धातु ऊष्मा की सुचालक है। ठीक, ऊष्मा का सुचालक। ठीक है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं को गलाने के लिए उच्चतम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, सिल्वर और कॉपर। ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा स्रोत सिल्वर मतलब चांदी और कॉपर तांबा जिसे कहते हैं, यह ऊष्मा का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है। मतलब इनकी अपेक्षा में है तो ये भी लगभग सुचालक, बट ये क्या है? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। क्या धातु विद्युत के भी चालक हैं? यहाँ पर पता करने के लिए एक प्रयोग किया गया है। ठीक है। जिसमें एक बैटरी लगाई गई है। बैटरी के माध्यम से किसी एक धातु को इस सिरे के अंदर जोड़ेंगे। ठीक है। तो पता चलेगा कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अगर धारा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब वह ऊष्मा का सुचालक होगा। अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ऊष्मा का कुचालक होगा। अर्थात इसका गुण ही होता है, धातु का गुण ही होता है कि धातु सुचालक होते हैं। ठीक है। अर्थात इस प्रयोग में यह रिजल्ट जो निकलेगा वो ये होगा कि जैसे ही किसी धातु को हम इस माध्यम में जोड़ेंगे, जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा, बल्ब से प्रकाश निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। अगला धातु का गुण ये है कि धातु की सतह कठोर होती है। मतलब धातु कठोर होता है। ठीक है। उसका गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक अधिक होता है। ठीक। अच्छा, किसी भी अगर हम दो धातुओं को आपस में टकराते हैं तो उनमें से कुछ आवाज़ निकलती है। ठीक है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। यह लाइन इम्पोर्टेंट है। यह भी इन्हें धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। यह कौन सी ध्वनिक होती है? यह धात्विक ध्वनि होती है। धात्विक ध्वनि होती है। ठीक है। इसी धात्विक ध्वनि को हम ध्वनिक कहा जाता है या कहते हैं।
ठीक है। यह धात्विक या ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? जब किसी धातु को कठोर सतह पर टकराया जाता है तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, उसी आवाज़ को हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि धातुओं के प्रमुख गुणधर्मों के बारे में। प्रमुख गुणधर्म में कौन से गुणधर्म है? जिसमें यहाँ पर देखेंगे, पहला गुणधर्म है कि धातु की एक चमक होती है। क्या होता है? धातु की एक चमक होती है। दूसरा गुणधर्म है धातु कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं। ठीक है। तीसरा गुणधर्म है धातु में एक आघातवर्धकता का गुणधर्म होता है और तन्यता का भी गुणधर्म होता है। ठीक है। तीसरा, धातु सुचालक भी होती हैं, यह अगला गुणधर्म है। और अगले गुणधर्म की बात किया जाए तो धातु के अंदर एक ध्वनि पाई जाती है, अर्थात किसी भी सतह से धातु को टकराने पर वो एक आवाज़ उत्पन्न करते हैं, जिस आवाज़ को हम ध्वनिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब तो धातुओं के गुणधर्म थे। अब हम अधातुओं के गुणधर्म के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। अर्थात अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है। अच्छा, अधातुओं की श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो देखिए, अधातुओं की श्रेणी में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि कुछ तत्व आते हैं। ठीक। और एक ब्रोमीन का नाम सुना होगा। ब्रोमीन ऐसा अधातु है, ठीक, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह क्या है? अधातु है। ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार पारा, पारा जो होता है, ठीक है, पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह दोनों ऐसे धातु और अधातु हैं जिनकी अवस्थाएं द्रव अवस्था में होती है, लेकिन पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। ठीक है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में होती हैं। ठीक है। सभी अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? सभी अधातु ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ठोस जो धातु होता है केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, केवल पारा को छोड़कर। पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक। धातुओं के गुणधर्म की बात करें तो देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अभी बताएगा, मरकरी का मतलब होता है पारा, Hg। ठीक है। जो पारा होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह होता क्या है? यह धातु होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, यह तो उसके गुणधर्म में बताया गया था, लेकिन बताया गया गैलियम जो धातु होता है और सीजियम जो धातु होता है, गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। अर्थात अगर इसको हम ले करके अपने हथेली पर रख लें तो हमारे शरीर के तापमान से वे दोनों पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इतना गलनांक कम होता है कि अगर इनको हम मुट्ठी में रख लें अपने तो यह पिघल जाएंगे, गल जाएंगे। ठीक। अच्छा, आयोडीन जो एक अधातु होता है, यह भी चमकीला होता है। ठीक। अभी तो बताया गया था कि धातु की जो सतह होती है वो चमकीली होती है, लेकिन अपवाद के रूप में देखा जाए तो आयोडीन ऐसा अधातु है जिसकी सतह चमकीली होती है। ठीक है। आयोडीन का संकेत आई होता है। आगे देखो तो कार्बन ऐसी अधातु है। कार्बन भी क्या है? एक अधातु होती है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। कौन कौन से रूप में विद्यमान होती है? ठोस के रूप में भी विद्यमान होती है, हल्के ठोस के रूप में भी होती है, ठीक है, द्रव रूप में भी विद्यमान रहती है अनेक पदार्थों से मिल करके, और गैसीय अवस्था में भी विद्यमान रहती है, जैसे CO2 की अवस्था में कार्बन भी इसके अंदर घुला हुआ है।
ठीक है। अच्छा, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। इन्हीं कार्बन के जो अलग अलग रूप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपर रूप। अपर रूप का मतलब कार्बन का दूसरे रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसा कहा जाए कि हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है। हीरा भले ही चमकीला और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन वह किससे बना होता है? वह कार्बन से बना होता है। ठीक, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। मतलब इसको गलाना और इसको पिघलाना, गलाना या उबालना, यह इसका तापमान, इसका जो तापमान होता है यह काफ़ी उच्च तापमान पे यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह जो गलनांक वाली प्रक्रिया और क्वथनांक वाली प्रक्रिया काफ़ी उच्च तापमान पे की जा सकती है। ठीक, कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट और विद्युत ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल के अंदर ब्लैक रेड लीड पाई जाती है काले रंग की, वह ग्रेफाइट कहलाती है। तो देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस जो पदार्थ होता है वह हीरा होता है। हीरा भी कार्बन से बनता है और ग्रेफाइट जो होता है वह भी कार्बन से ही बनता है। लेकिन इनकी गुणधर्म क्या है कि यह का सबसे कठोर है, सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है प्रकृति में। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? यह काफ़ी मुलायम होता है। पेंसिल के अंदर जो लीड पाई जाती है वह ग्रेफाइट की ही बनी होती है। ठीक है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन तो अधातु है। ठीक, कार्बन के अंदर सुचालक का गुण नहीं होना चाहिए। सुचालक का गुण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह क्या है? अधातु है। अधातु में सुचालक का गुण नहीं होता है। लेकिन अपवाद में क्या होता है? अपवाद में यह है कि जो कार्बन से बना हुआ पदार्थ ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक है। ठीक है। अच्छा, आगे देखें तो क्षारीय धातु। क्षारीय धातु किसे कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, यह काफ़ी मुलायम होते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके पहले हमने बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि ऐसे धातु होते हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं। किसी प्लेट में रख करके अगर हाथों से हल्का दाब दें तो वह कट करके दो हिस्सों में हो जाता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। मतलब अधिकांश अधातु जो होते हैं ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कोई भी अधातु जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को ऑक्साइड कह रहा है। ठीक है, अधिकांश अधातुएं क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, जो जल में घुल करके अम्ल बना देते हैं। जब कोई ऑक्साइड जल में घुलता है तो क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। अम्ल के गुणधर्म हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। और वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं भी ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन वह क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और जो अधातु होती है वह केवल ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, अब तक हमने भौतिक गुणधर्म के बारे में बात किया, अब रासायनिक के गुणधर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी धातु रासायनिक रूप में कौन सी अभिक्रिया और किस प्रकार के उत्पाद पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए धातु के रूप में का कुछ धातु एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इनका जो सिंबल होता है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक है, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, ये इनके संकेत हैं। संकेतों को ध्यान में रख लीजिए, आगे आने वाले जगहों पर काम आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? पहला गुणधर्म
यह किसी चीज़ को जलाना वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर किसी धातु को अगर हम वायु में जलाएं, वायु का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो क्या होता है। ठीक है, अच्छा, वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम जलता है। क्रियाकलाप वो पिछली दिखाया गया था, तो उसमें बोला गया था तो कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ जलाई जाए तो वह सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, और सभी धातुएं, क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? ऐसा नहीं है, सभी धातुएं इसी प्रकार क्रिया नहीं करती। नहीं, यहाँ पर सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं। किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं कि धातु वायु में चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, और जब कोई भी धातु वायु में जलती है तो वह लगभग क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक, आगे देखें तो आगे देखिए, हाँ यहाँ पर भी लिखा गया है कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बताया गया था, पीछे ही बताया है कि क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कि धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ जलती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक, देखिए कोई भी अगर धातु, जैसे अगर हम ले लें कापर को यहाँ उदाहरण के स्वरूप में दिखाया गया है, तो वह कापर ऑक्साइड बनाती है। क्या बना लेती है? कापर ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना लेगी? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक, अच्छा, हमने अध्याय 2 में भी देखा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। तो कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है? जब कॉपर ऑक्सीजन रिएक्शन करा दे तो यह होता है कि CuSO4 प्लस H2O, यह होता है, बन जाता है, कॉपर सल्फेट प्लस पानी बनता है। पिछली अभिक्रिया में बताया गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं या उभयधर्मी किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार यह क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के गुण और क्षार दोनों के गुण से अभिक्रिया करके लवण या जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, मतलब वो तो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण या जल बना देते हैं। लवण या जल बना देते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे धातु जो अम्ल से और क्षार दोनों से रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी गुण ऑक्साइड कहते हैं। क्यों? उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों धातुओं से अगर रिएक्शन करे, जो दोनों धातुओं से रिएक्शन करके लवण जल बनाए उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर Al2O3 है, यहाँ पर अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है। Al2O3 एक उभयधर्मी पदार्थ होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, यह रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन में यही दिया था जिसमें Al2O3 था। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पर लवण बनाया और पानी बनाया। ठीक है, और Al2 जब क्षार के साथ भी रिएक्शन करता है तो वही बनाता है, लवण बनाया फिर पानी बनाया। इस वजह से इसे ही उभयधर्मी गुण कहते हैं कि मतलब ये क्षार के साथ और अम्ल के साथ दोनों के साथ समान प्रकृति दिखाता है। ठीक है, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील होती हैं, मतलब जल में घोला नहीं जा सकता, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर क्षार बनाता है। जिस पदार्थ में OH मिला है लगभग वो क्षार कहलाता है। ठीक है, देखिए Na2 जब पानी से घोला जाता है तो क्षार बने, NaOH KOH ये सब क्षार को डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यह इम्पोर्टेंट लाइन है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कोई धातु जल से काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है तो कोई तुरंत रिएक्शन कर देता है, कोई स्लो रिएक्शन करता है तो कोई मध्यम गति से रिएक्शन करता है। तो कुछ ऐसे धातुएं हैं, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करें, जैसे पोटेशियम सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि इनको खुले में भी नहीं रखा जा सकता। अगर खुले में रख दें तो ये आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, इनको खुला में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वायुमंडल में जो पानी है उससे जो और ऑक्सीजन है, या तो पानी से या तो ऑक्सीजन से जैसे ही वो संपर्क में आएंगे तुरंत आग लग जाता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में कैरोसिन में डुबोया जाता है, डुबो कर रखा जाता है। कौन कौन सी धातुएं? सोडियम और पोटेशियम। पूछा जाता है एग्जाम में कि सोडियम पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, तो बता सकते हैं कि यह इतना अधिक क्रियाशील होती हैं, इतना अधिक क्रियाशील होती हैं कि हवा के संपर्क में आते ही या पानी के संपर्क में आते ही इनमें आग लग जाती है। ठीक है, अच्छा, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जिंक लेड आदि जैसी धातुओं को सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जड़ जाती है। ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, मतलब इनको हम खुले अवस्था में अगर छोड़ दें, आयरन हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इन सब को अगर खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इनके ऊपर धातु ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। जो ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो जंग लग जाता है ऊपरी हिस्से में, वह क्या करती है कि ऊपर एक लेयर का काम करती है, उस धातु को बचाने का काम करती है। अच्छा, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन एक बर्नर की ज्वाला में लौह चूर डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ एक उत्प्रेरक का वो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। धातुएं जब जल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि एक परख नली में जल से भीगा हुआ कांच तंतु रखा गया। क्वथनाल नली है, इसमें एक धातु रखी गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जल है, मतलब एक तंतु रखा गया जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इस वाले हिस्से को जब गर्म करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके इस धातु के साथ रिएक्शन करती है। मतलब यहाँ से जब गर्म करते हैं तो यह भाप बनती है। भाप का मतलब पानी बनता हुआ इस धातु के साथ रिएक्शन जैसे ही करती है। तो आगे देखिए यहाँ पर एक नली बनाई गई है जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मतलब कोई भी धातु जब जल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कोई भी धातु जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह चीज़ पिछले अध्याय में भी पढ़ाया गया था। आगे देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा गया था, कोई धातु जल के साथ रिएक्शन करके, लवण नहीं धातु ऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जैसे पोटेशियम को अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करा दें, पोटेशियम को अगर पानी के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी बनता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पानी बनता है। देखिए ये क्षारीय है, ये क्षार को डिनोट करता है। ठीक है, अच्छा अगर हम सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, तो सोडियम के साथ पानी के रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं, इसी तरह से कह सकते हैं कि कोई भी धातु, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई धातु जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, उदाहरण सहित दर्शाइए या व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोई भी धातु जल के साथ जब रिएक्शन करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ठीक है, और कह दें
कि अब धातु ऑक्साइड फिर क्या कहता है, अगर धातु ऑक्साइड को फिर जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हाइड्रोज धातु हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं या कैल्शियम तैरना प्रारंभ हो जाता है। ये तो प्रयोग में किया हुआ नियम को बता रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं आगे चल करके, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगर वह सामान्य ताप या गर्म पर रखें तो रिएक्शन करना प्रारंभ कर देता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अभी बताया जाए, मैग्नीशियम जो होता है वो धातु होता है, धातु जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ठीक, एल्यूमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ रिएक्शन करती हैं और न ही गर्म जल के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। कुछ धातु ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती, गर्म जल के साथ रिएक्शन करती हैं, और कुछ धातु न ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती है और न ही गर्म जल के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, लेकिन वे भाप के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक, आगे देखिए क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। पिछले अध्याय में बताया गया था कि धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो लवण बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यह धातु का रासायनिक गुणधर्म है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह पहले अध्याय में भी बताया गया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। हम आपको बताए थे। ठीक है, इन सब रिएक्शन के बारे में आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि इन सब का रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं। यहाँ पे बताया गया था कि धातुएं जब जल के साथ रिएक्शन करती हैं तो धातु जब अम्ल के साथ, जल के साथ नहीं, अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन धातु बोल रहा है कि धातु जब नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। मतलब यह हाइड्रोजन जल में बदल जाता है, लवण प्लस जल बनता है। देखिए, है तो यह भी अम्ल, यह नाइट्रिक अम्ल है, यह साधारण अम्ल है, लेकिन साधारण अम्ल में क्या होता है कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। लेकिन इस नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर कोई धातु रिएक्शन करती है तो वह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके क्या बना देता है, पानी बना देता है। मतलब कहें हाइड्रोजन जल के साथ रिएक्शन करके पानी बन जाता है। ठीक, ठीक है, अगर बोला जाए कि हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो पानी बनता है। जलाने की प्रक्रिया कभी भी होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कभी भी कोई भी प्रक्रिया जब मिलती है, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो वह पानी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रियाशीलता, इस प्रयोग को हम पिछले अध्याय, पहले अध्याय में पढ़ाए हैं। अगर विशेष जानकारी चाहिए तो उस पहले अध्याय को देखिए जहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, दूसरी
अध्याय में पढ़ाया गया था कि धातुएं विस्थापन वाले में पढ़ाया गया था कि जैसे अगर कोई भी धातु CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो देखिए यह जिंक कॉपर को हटा देता है। ठीक है, यह जिंक कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। क्यों? यह क्यों कॉपर को हटाया, यह जिंक कॉपर को अपने जगह से क्यों हटाया? यहाँ पर यही बात है कि जिंक की जो सक्रियता होती है, जिंक की जो पावर होती है, वह कॉपर से अधिक होता है। मतलब कम सक्रिय पदार्थ को अधिक सक्रिय वाला जो पदार्थ होता है, जो तत्व होता है, वह हटा देता है। अधिक सक्रिय वाला अधिक, जिंक अधिक सक्रिय है किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। कॉपर की तुलना में जिंक अधिक सक्रिय है, इस कारण से कॉपर को अपने स्थान से हटा देता है। तो यह जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है उसमें यही बताया गया है कि कौन सा तत्व कितना सक्रियशील है। ठीक, सबसे अधिक सक्रियशील की बात किया जाए तो यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक, सबसे कम जो सक्रियशील है वो है सोना, चांदी, पारा, ठीक, कॉपर। ये सब मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक सक्रियशील ये होते हैं, मध्यम वर्ग में ये आते हैं, और ये सब क्या होते हैं? सबसे कम सक्रियशील आते हैं। मतलब इन सक्रियशीलता को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा धातु कितना पावरफुल है और रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से अपना स्थान बदलता है। ठीक है, अच्छा, धातुएं और अधातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं? देखिए, धातु और अधातु अभिक्रिया क्यों करती हैं? पहले क्वेश्चन ये है कि ये अभिक्रिया क्यों करते हैं। ठीक है, तो कोई धातु की बात किया जाए, जैसे सोडियम की बात किया, सोडियम को लिया जाए तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको तोड़ा जाए तो 2, 8, 1 कक्षा 9 में पढ़ाया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह कक्षा भरी है, यह भी कक्षा भरी है, लेकिन यह कक्षा क्या है? पूर्ण रूप से भरी नहीं है। मतलब इसके पास, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जा रहा है। ठीक है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जा रहा है, तो वो क्या करता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने स्तर से मतलब यह सोडियम है, ठीक है, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। जैसे ही सोडियम अपने से एक इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, वो क्या बन जाता है? सोडियम प्लस बन जाता है। यही प्लस, देखिए और आगे दिया जाए, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालता है, इस चीज़ को वो निकाल करके अपनी कक्षा को कंप्लीट रखेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसके ऊपर एक आयन बन जाते हैं। अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार तोड़ें तो इसका होता है कि 2, 8 और 7। देखिए ये लगभग 8 के नज़दीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यह एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अपना देना चाहेगा। कौन कौन से पदार्थ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 है, मतलब किस रूप में दे सकते हैं या ले सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, किसी भी बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जिस तत्व का बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अक्रिय गैस कहलाती है। तो इसका काम खत्म। अच्छा, 1, 2, 3 ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे कोई धातु देना चाहेगा। ठीक है, वो दाता बनेगा और उसके ऊपर, देने वाले के ऊपर प्लस चिन्ह लगता है। और ये 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें कोई धातु
धातु या अधातु जो होते हैं अपने कक्षा को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये लेने का प्रयत्न करेगा, इस वजह से यह ग्राही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और जो ये बीच वाला तत्व होता है, ठीक ना, या तो यह दे सकता है या तो यह ले सकता है। ग्राही तत्व माइनस होते हैं, दाता प्लस होता है। तो देखिए क्लोरीन जो होता है वो 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो जो ये 7 है, अभी हमने बताया है कि 7 वाला कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी कक्षा को कंप्लीट करेगा, तो 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी कक्षा को कंप्लीट करेगा। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। क्यों? क्योंकि लेने वाला ऋण होता है, माइनस होता है। अगर सोडियम अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, ठीक है, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2 8 1। इसका मतलब यह 1 को दे करके प्लस बन गया, यह 1 ले करके माइनस बन गया। तो यह जो माइनस और प्लस होते हैं, इन्हीं की वजह से रिएक्शन होता है। मतलब सोडियम, जो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आयन होते हैं, जिनकी जो संयोजकता होती है, उन्हीं की बदौलत वो रिएक्शन करते हैं। सोडियम मतलब ये देना चाहेगा, क्लोरीन किसी एक अणु को लेना पसंद करता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एक लवण बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। ठीक है। इस तरह से कोई धातु अपना रिएक्शन बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों या संयोजकताओं की मदद की वजह से रिएक्शन करता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि कुछ जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि, ये सब गैसें होती हैं जिनके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इनकी कक्षा पूरी कंप्लीट है, इस वजह से ये सब रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है। जो धातुएं हैं, देखिए किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, अधिकतर बहुत अधिक होगा तो 4 हो सकता है, लेकिन अधिकतर 1 या 2 होते हैं। ठीक है। और जो अधातुएं होती हैं उनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए धातुओं के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिले। ये सब देने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या इनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 आदि इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लेने का प्रयास करेंगे। 5 कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी कक्षा कंप्लीट करेगा, तो 5 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 6 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, 7 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी कक्षा पूरा करेगा। अपनी कक्षा पूरा करने का मतलब वो 8 बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सोडियम जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम जिसके बाहरी कक्षा में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, वह जब सोडियम प्लस बनता है, क्या बनता है? प्लस बनता है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8। इसमें तो 1 है, इसमें लेकिन 1 नहीं है। इस 1 का मतलब ये होता है कि यह यहाँ पर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ठीक। और देखा जाए तो क्लोरीन की अगर बात किया जाए तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। ठीक है। अगर यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। क्यों? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके 8 बनेगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यह चीज़ यहाँ पर बताई गई है। देखिए इस तरह से क्लोरीन और क्या बन जाएगा? क्लोरीन -2 8 8, इस तरह से वो डिनोट होगा। इसके बाहरी कक्षा में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनस तब बनेगा जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब। ठीक है। मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ठीक है। आगे देखें।
तो देखिए उसी तरह से मैग्नीशियम के बारीक कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है। हमने बताया कि यह 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या दे करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 10 बचेंगे। कितने बचेंगे? 10। लेकिन यहाँ पर 2 प्लस बनेगा। क्यों? क्योंकि यह बताएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 और 8। फिर से समझिए, मैग्नीशियम की बारीक कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक तोड़े तो 2 8 2 होगा। हमने बताया कि जो 2 होता है वो देने का प्रयास करेगा। ठीक है, जब 2 दे दिया यहाँ से तो अगले वाले में कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। तो 8 बचेगा तो उसके बारीक कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? जब 2 दे चुका है तो उसके ऊपर +2 का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, 2 प्लस का ही निशान। क्यों? 2 प्लस बताएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो उसके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। पहले कितने थे? 12। अब कितने हैं? 10। ठीक है। अच्छा, अगर मैग्नीशियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम जो है वह है, उसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 8 करना है, इसको 8 बनाना है। तो यह तो 1 ले करके 8 बना लेगा, लेकिन यह वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यह वाला। इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक और क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यह वाला इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। मतलब एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन MgCl2। ठीक है, इस तरह से देखिए कैसे रिएक्शन हुआ। मैग्नीशियम के बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों देना चाहेगा, दोनों देना चाहेगा। जब यह दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो अगर क्लोरीन बीच में आ गया तो क्लोरीन तो केवल एक ही ले सकता है, लेकिन 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये एक वाला इसका यह ले लेगा, एक यह ले लेगा। ठीक है, इस तरह से यह हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोनों की जो बाहरी कक्षाएं होती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और एक कंप्लीट MgCl2 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म क्या होता है? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए पहला, देखिए आयनिक यौगिक कौन कौन से हैं? NaCl, LiCl, NaCl2, CaO, MgCl2, ये सब आयनिक यौगिक होते हैं। क्यों? कि इसके ऊपर एक प्लस एक माइनस, मतलब NaCl को अगर हम गर्म कर पानी में घोलेंगे तो Na+Cl- बन जाएगा। उसी तरह CaCl2 को तोड़ेंगे तो Ca2+ और Cl-, लेकिन ये कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। ठीक है, इसी तरह से अब अगर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया जाए तो इसको जब तोड़ेंगे तो Ca+2 और ऑक्सीजन 2-। ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 लेना चाहेगा, तो यही जो चीज़ -2 है वो उसको बता रहे हैं कि उसके बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, भौतिक प्रकृति की बात किया जाए तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी आयनिक यौगिक है तो उनके अंदर जो होता है बहुत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। जैसे नमक NaCl, यह ठोस या थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब अगर इनके ऊपर थोड़ी सी भी चोट लगाई जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, यानी पहला गुणधर्म ये है कि ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। लेकिन
लेकिन ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब थोड़ा सा ठोस, थोड़ा सा दाब देने पर टूट जाते हैं। ठीक। गलनांक एक क्वथनांक, गलनांक इनका तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण जुड़े रहते हैं। जैसा बताया गया कि ये प्लस माइनस से जुड़े रहते हैं। प्लस माइनस से जुड़ी वाली जो चीज़ होती है ना, वो काफ़ी मजबूत मजबूत होती है। उदाहरण लिया जाए नमक की, अगर नमक का उदाहरण को देखें तो नमक को आप गला नहीं सकते, जला मतलब गर्म करके, वैसे घोल करके गलाने की बात नहीं किया जाता है, गर्म करके आप नमक को गला नहीं सकते। ठीक है, आसानी से गला नहीं सकते। ठीक है, अगर उसको ताप देंगे, अधिक ताप देंगे तो क्या होते हैं, वे बहुत ही उच्च ताप पे उनका गलनांक होता है। आप साधारण ताप पे उनको गला नहीं सकते। उनको क्वथनांक जो होता है, उबालने की जो प्रकृति होती है, वो भी बहुत उच्च ताप पे होती है। ठीक है, यह तो आपका भौतिक प्रकृति यह था कि वे काफ़ी मजबूत और कठोर होते हैं, लेकिन वे भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक में क्या होता है कि उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, वह काफ़ी उच्च ताप पर होता है। घुलनशीलता, घुलनशीलता तो जल में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, जल में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल आदि में नहीं घुलते। आपने देखा होगा कि जो नमक होता है वह पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, लेकिन तेल में, मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में आसानी से नहीं घुलता। यह विद्युत आयनिक यौगिकों का गुणधर्म होता है। हम नमक को एक उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। घुलनशीलता को देखें फिर से, तो घुलनशीलता में क्या होता है कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं ना, जल में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन केरोसिन पेट्रोल आदि में नहीं घुलते। विद्युत चालकता की बात किया जाए तो किसी विलयन में विद्युत चालकता के आवेशित कणों की गतिशीलता होती है। मतलब कह रहा है कि चालकता के लिए चालकता के लिए प्लस और माइनस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी चालकता के लिए प्लस और माइनस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सामान्य अवस्था की बात किया जाए, जैसे नमक ले लिया जाए, सामान्य अवस्था की अगर बात किया जाए तो नमक विद्युत का कुचालक होता है, नमक विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर उसको पानी में घोल करके जलीय विलयन बना लिया जाए, विलयन की बात बना लिया जाए, तो उस अवस्था में वह क्या बन जाता है, सुचालक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बोला है कि किसी विलयन में विद्युत धारा के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। अभी बताया था कि जलीय विलयन में आयन उपस्थिति होते हैं, जिसके कारण सुचालक होता है वो। ठीक है, जब विलयन में ऊष्मा धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ऐसे ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के चालक नहीं होते हैं। देखो बताया गया कि ठोस अवस्था में विद्युत के चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? ठोस अवस्था में, सामान्य अवस्था की बात किया जाए तो वह विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों नहीं करते? कि उनके अंदर प्लस और माइनस नहीं होता है। लेकिन अगर द्रव अवस्था की बात किया जाए, विलयन अवस्था की बात किया जाए, तो उनके अणु जब बताया गया था, यहाँ पर देखिए बताया गया था, अभी बताया था कि NaCl को अगर हम पानी में घोलें, ठीक है, पानी में घोलें, तीर के ऊपर लिखा जा रहा है H2O, फिर से देख लीजिए, NaCl पानी के साथ मिलाएं तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। मतलब विलयन की अवस्था में प्लस और माइनस बन जाते हैं, विलयन की अवस्था में प्लस और माइनस बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता। ठीक है, अच्छा आगे देखें, यहाँ पर बोला है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अभी बताया गया विलयन या गलित अवस्था, सामान्य या ठोस अवस्था में कुचालक, गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसके बारे में देखेंगे। पृथ्वी की भूपृष्ठ अर्थात धातु हमें पृथ्वी की भूपृष्ठ से ही पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर से खोदकर निकाले जाने वाले भू स्थलों से, जहाँ पर ये
पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें खाद्यान्न कहते हैं, और जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाले जाने वाले जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, कहीं कम होती है, कहीं अधिक होती है। ठीक है, जिसे निकाल करके लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। मतलब जो खनिज होते हैं, खनिजों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम धातु निकालते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थों से जिसे हम धातु नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से हम धातु प्राप्त करते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखिए खनिज से निकाले जाने वाला एक पदार्थ था बॉक्साइड, पदार्थ होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है वो उससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब जो यह एल्युमिनियम है, वो जो यह एल्युमिनियम जिससे प्राप्त किया जाता है उस बॉक्साइड को हम अयस्क कह सकते हैं। लेकिन एक और पदार्थ का नाम ले, वो कोयले की बात करें, जो कोयले की बात करें तो यह इस कोयले से हम कोई अन्य धातु को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका मतलब यह जो धातु होता है, जो यह पदार्थ होता है कोयला, कोयले को हम अयस्क नहीं कर सकते। ठीक है, अयस्क किसे कहेंगे? जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं उसे अयस्क कहा जाता है। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? ठीक है, कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। मतलब कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना। ठीक है, सोना जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब अपने स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, ये अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो इनको देखो, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। अभी हम बताए दो, जो सक्रियता श्रेणी होती है उसके नीचे जो पाए जाते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे सोना और चांदी कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बीच वाली चीज़ों की बात करें तो ये मध्यम वर्ग की अभिक्रियाशील होते हैं। और जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात करें तो ये उच्च वर्ग की क्रियाशीलता इनकी होती है। ठीक है, तो सबसे आसान होता है इनको निकालना, कौन सी श्रेणी के क्रियाशीलता वाली श्रेणी के तत्वों को निकालना आसान होता है। तो देखिए लिखा गया है इसमें, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, वे अन्य तत्वों से रिएक्शन करके अपना अलग यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, पृथ्वी की भूप्रकृति में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। मतलब किनके रूप में पाई जाती है? या तो धातु सल्फाइड होगा या तो धातु कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक ना, आगे देखिए, इस प्रकार अभिक्रियाशील के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अब बताए हैं, निम्न अभिक्रियाशीलता, मध्यम अभिक्रियाशीलता और उच्च अभिक्रियाशीलता। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसको अलग करने के लिए विद्युत अपघटनी तकनीक का उपयोग करेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए कार्बन के उपयोगों का उपयोग करेंगे, जैसे भर्जन, विस्थापन आदि का उपयोग करेंगे। इसको प्रकृति में अवस्था में आसानी से निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या गया है, अयस्क जो होता है, अयस्क का सांद्रण करेंगे। सांद्रण के बाद ये उच्च अभिक्रियाशीलता, मध्यम अभिक्रियाशीलता और निम्न अभिक्रियाशीलता, इन तीनों वर्गों में बांटा गया है। उच्च वाली अभिक्रियाशीलता को हम क्या करेंगे कि विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा अलग करेंगे। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशीलता वाले पदार्थों को विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक है, और मध्यम क्रियाशीलता वाले पदार्थों को क्या करते हैं कि कार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, इनको भर्जन या निस्थापन की मदद से प्राप्त करते हैं। लेकिन निम्न क्रियाशीलता वाले पदार्थों को आसानी से
प्राप्त कर सकते हैं, भर्जन धातु से परिष्कृत करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अयस्कों का समृद्धीकरण। अयस्कों का समृद्धीकरण का मतलब होता है कि अयस्कों से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना अयस्कों का समृद्धीकरण कहा जाता है। इन्हीं गंदे पदार्थों को हम दूसरा नाम देते हैं गैंग। इन्हीं गंदे पदार्थों को गैंग कहा जाता है। पूछ सकता है कि गैंग के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें ही हम गैंग कहते हैं। ठीक है, उनको पीट करके, हटा करके या धो करके हम किसी भी तरह से उनको अलग कर सकते हैं। ठीक ना, अशुद्धियों को ही गैंग कहा जाता है। आगे देखिए, सक्रियता श्रेणी से नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो सबसे नीचे वाली धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी के नीचे वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं, कम रिएक्शन वाले करती हैं। ठीक है, इनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑक्साइड के रूप में ही केवल होती हैं। ठीक है, जैसे HgO ऑक्साइड के रूप में होती है। इनको अगर हम गर्म कर देते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, अलग हो जाती है। ऑक्सीजन जब अलग हो जाती है, अगर ये सल्फाइड के रूप में होती है। ठीक है, एक मिनट, ये सल्फाइड के रूप में होते हैं HgS। इनको गर्म करते हैं ऑक्सीजन की सहायता से, तो ये हो जाता है Hg अलग हो जाता है। SO2 जो गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो उड़ जाती है, केवल पारा ही बचता है। मतलब इनको केवल गर्म कर देते हैं तो ये आसानी से निकल जाती है। ठीक है, आगे बात किया जाए, सक्रिय श्रेणी के मध्य में जो स्थित है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, उनको निष्कर्षण करने के लिए हमें भर्जन और निस्थापन दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी मदद से हम अलग करते हैं। आखिर भर्जन क्या होता है। भर्जन और निस्थापन लगभग सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें अंतर एक ही है कि कोई एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कोई बिना ऑक्सीजन की जलाया जाता है। तो दोनों में अंतर यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है कि सल्फाइड अयस्क को धातु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। यही इम्पोर्टेंट है, मतलब भर्जन में हमारा वायु का होना आवश्यक है। और निस्थापन में क्या होगा, निस्थापन में यह बिना वायु की, यहाँ पर लिखिए सीमित वायु या बिना वायु की उपस्थिति में। मतलब निस्थापन जो है, निस्थापन प्रक्रिया है, इसमें अयस्कों का जो सांद्रीकरण होता है वह बिना ऑक्सीजन का होता है। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भर्जन और निस्थापन में यही अंतर है। भर्जन में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा दी जाती है और निस्थापन में क्या होता है, निस्थापन में ऑक्सीजन की मात्रा दी जाती है या बहुत सीमित मात्रा दी जाती है, ठीक है, यही अंतर है। भर्जन में क्या होता है कि जब किसी भी हम सल्फाइड वाले अयस्क को, सल्फाइड जो दिख रहे हैं यहाँ पर ZnS जो होता है, ये जिंक सल्फेट होता है। अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है जिंक, अलग हो जाता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ऑक्साइड बना लेता है और यह जिंक जो होता है जिंक ऑक्साइड बन जाता है। अब जिंक ऑक्साइड को फिर से अगर हम गर्म कर दें ऑक्सीजन के साथ तो अलग हो जाएगा। ठीक ना, देखिए जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ नहीं, कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ फिर से गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और जिंक अलग हो जाता है। ठीक है, और निस्थापन वाली प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें कार्बोनेट वाले अयस्कों को अलग किया जाता है। भर्जन वाले में सल्फाइड वाले तत्वों और अयस्कों को अलग किया जाता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर कार्बोनेट वाले अयस्कों को कैसे अलग किया जाता है। इनको क्या करते हैं, केवल गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो इनमें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग हो जाती है। मतलब केवल निस्थापन वाले में गर्म करते हैं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल हम जिंक कार्बोनेट को गर्म जैसे कर देते हैं, ZnCO3 को गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और बचता है
ऑक्साइड। अब जेडेन जिंक ऑक्साइड को अगर हम कोयले के साथ गर्म कर देते हैं, ठीक है, अगर हम कोयले के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या होता है कि जिंक अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ये जो जिंक है प्योर रूप में हमें मिल जाता है। पहले जिंक किस रूप में था? पहले जिंक जिंक कार्बोनेट के रूप में था। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से पहले हम गर्म किए हैं, इसके बाद कोयले के साथ जलाए हैं, तो हमारा जिंक अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। और भर्जन में क्या होता है? भर्जन में केवल सल्फाइड होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म, मतलब बोला गया था इसमें वायु होना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें कहीं भी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है, यही होता है धातु का निष्कर्षण भर्जन और निष्स्थापन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बन का उपयोग, कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु के अपचयन करके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। विस्थापन अभिक्रिया जो आप पिछले अध्याय में पढ़े हैं, विस्थापन अभिक्रिया में, उसका भी उपयोग करके आप अयस्कों का सांद्रीकरण कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपचायक भी बताया गया था, उपचायक भी बताया गया था। अगर आपको अपचायक उपचायक के बारे में देखना है तो पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको, प्लेलिस्ट से आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सक्रियता श्रेणी से जो सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं उनका निस्तारण कैसे होता है, निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, देखिए उनको एक विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई टैंक होता है एक, इस टैंक में जलीय विलयन, सल्फेट आदि का विलयन भर देते हैं। भरने के बाद दो प्लेटें लटकाई जाती हैं, जो एक एनोड होती है, दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, और इसको हम बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ने के बाद जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि अशुद्धियों को पीस करके रख दिया जाता है इसमें। ठीक है, जब इसको पीस कर रख दिया जाता है तो जैसे क्या होता है कि इनको इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये घुलित अवस्था में क्या करते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है। प्लस और माइनस के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस वीडियो में देखेंगे, सॉरी इस यहाँ पर देखेंगे, इस टैंक में क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्लस क्या करता है कि माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और जो माइनस होता है प्लस को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब दोनों अशुद्धियाँ अलग अलग हिस्सों में बट जाती हैं। जिस पर धातु चिपका रहता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल करके साफ कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग करके अधिक सक्रियता वाले धातुओं को अलग करना। ठीक है, तो इस अधिक सक्रियता वाले धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का ऑक्साइड होते हैं, जिनको हम पीस करके टैंकों में डाल करके विद्युत अपघटन का उपयोग करके आसानी से हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, धातु का परिष्करण क्या कहलाता है? देखिए धातुओं का परिष्करण किसे कहते हैं? ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। जो भी धातुएं होती हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। जब अच्छे रूप से शुद्ध अवस्था में नहीं होते हैं तो विद्युत अपघटनी जो विधि होती है उनका उपयोग करने से पहले हम विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करके उस धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती हैं कि जो प्योर अशुद्धियाँ होती हैं वो पेंदी में जम जाती हैं और जो शुद्ध पदार्थ होता है वो टर्मिनल के ऊपर जा कर के चिपक जाते हैं, जिन्हें हम अलग कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अगले पॉइंट देखें, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण को हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। ठीक ना, संक्षारण क्या होता है? कोई भी धातु, ठीक है, कोई भी धातु अगर वायु के संपर्क में जाता है तो क्या होता है कि वो धातु ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और वो धातु ऑक्साइड को ही हम धातु का संक्षारण कहते हैं। मतलब जंग लगना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रयोग के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक विलयन में
लोहे की कील को डुबोया गया है, ठीक है। और यह विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। इसमें हम आयरन को डाल दिए हैं, लोहे को डाल दिए हैं, तो देखिए क्या होता है कि यह आयरन की सक्रियशीलता पिछले स्लाइड में हम देखे हैं कि जो आयरन की सक्रियशीलता होती है कॉपर से अधिक होती है। तो यह आयरन क्या करता है कि कॉपर को अपने स्थान से हटा देता है, ठीक है। तो हटा देता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। आयरन हट गया यहाँ से, आयरन इसमें से जुड़ जाता है और कॉपर को हटा देता है अलग से, ठीक है। तो इस वजह से पहले विलयन का रंग नीला था, अब क्या हो गया? धूसर हो जाता है, ठीक है। और उसे जंग लग जाता है। लेकिन यह जंग लगने की प्रक्रिया कब होती है? जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोहे की कील को पूर्ण रूप से इसके अंदर डुबो देते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से अंदर डुबो देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। अगर किसी भी धातु को हमें अच्छे तरीके से रखना है, सुरक्षित रखना है, तो या तो उसको आप मिट्टी के तेल में डुबा कर रखिए। मिट्टी के तेल में डुबा कर रखने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही किसी बर्तन में अगर हम लोहे की कील को अगर रख दिए हैं, उसके अंदर उसमें मिट्टी का तेल भर दिए हैं, तो वायु का जो संपर्क होता है लोहे से नहीं हो पाता, जिसके कारण जंग नहीं लगता। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम से वायु के संपर्क को कील से दूरी बना कर रख सकते हैं, जैसे तेल लगा करके, ग्रीस पोत करके, मिट्टी के तेल में रख करके, इन सब विधि के माध्यम से आप जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे देखिए, धातु संरक्षण से सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। वही अब चीज़ें पहले ही बताए थे, पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके। यह सद लेपन क्या होता है? लोहे की बनी वस्तुओं के ऊपर जस्ते की जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को असद लेपन कहते हैं, जिसे हम गैल्वेनीकरण कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि असद लेपन क्या होता है। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं कि असद लेपन क्या होता है। असद लेपन अगर दूसरी भाषा में पूछे तो गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण को इस असद लेपन कहते हैं। असद लेपन में क्या होता है कि लोहे के जो कुछ पदार्थ होते हैं, जो कुछ वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है पिघला करके, ठीक है। किसी भी पदार्थ के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना ही असद लेपन कहलाता है, ठीक है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, और पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही असद लेपन कहते हैं। क्यों चढ़ाई जाती है जिंक की पतली परत? क्योंकि आयरन की अपेक्षा जिंक कम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से अधिक मात्रा में रिएक्शन आयरन करता है। जैसे ही ऑक्सीजन आयरन के संपर्क में आता है, या फिर आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है, तो फेरस ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिंक जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, इस वजह से जंग नहीं लगने जाता। अगर किसी भी धातु की परत के ऊपर, किसी भी धातु के ऊपर अगर जिंक लगा दी गई है, तो वह हवा को संपर्क को रोक देती है, ठीक है। हवा संपर्क नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारा धातु सुरक्षित पड़ा रहता है, ठीक है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? अभी हम बताए हैं कि यह अत्यंत कम रिएक्शनशील होता है। जिंक वायु के संपर्क में कम रिएक्शनशील करता है, जिसकी मदद से आयरन सुरक्षित बना रहता है, ठीक है। और भी कुछ पढ़ने योग्य बातें होंगी तो आप पढ़ लीजिएगा इसमें से, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है तो उसे मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसमें मिश्रण की विद्युत चालकता एवं गलनांक कम होता है। अमलगम का मतलब अमलगम का मतलब होता है मिश्रित धातु। मिश्रित धातु को ही कहते हैं अमलगम, ठीक है। तो इस तरह से आपका अध्याय समाप्त होता है। और समाप्त हो, अब अगले अध्याय में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन, कमेंट, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। हम जो भी आप के द्वारा किए गए कमेंट होंगे उस पर हम अमल करके आपके दिए गए निर्देश या पूछे गए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।